नमस्कार। आज मैं आपके साथ में वो सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो सारे लोगों को पता है। कम से कम जो लोग दुनिया में जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उन सबके दिमाग में है, सब जानते हैं, लेकिन कहने का साहस कोई नहीं कर सकता। आज मैं आपके सामने वो चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूं जो दीवार पे साफ लिखी हैं, साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि हाँ ऐसा हो रहा है। बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर पावर की जिसका कि नाम अमेरिका है। उसके राष्ट्रपति की क्या हैसियत है, इसकी दुनिया में अमेरिका की साख की, और सब के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है उस कारण की, और वो कारण कोई भी आदमी खुलकर नहीं बोल रहा है। यही सिचुएशन अगर पाकिस्तान में होती, यही सिचुएशन अगर भारत में होती या किसी और देश में होती तो पूरी दुनिया में इस पर बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही होती। लेकिन अमेरिका के अंदर है तो दुनिया इसको छिपाने में लगी हुई है, क्योंकि सब अमेरिका की ताकत से डरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में खुद अमेरिका की सत्ता पूरी तरह से ना होने की। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता कुछ लोगों को लगता है कि इजराइल चला रहा है, लेकिन हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं चला रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद ही ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इन सारी चीज़ों के कारण दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप की चलनी बंद हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप के अपने नज़दीक के लोग भी उनकी बातों को नहीं मान रहे। इस सब का नतीजा अगले 2-4 दिन में ये होने वाला है कि सुबह आपको खबर मिलेगी कि रात में अमेरिका के 2-4 युद्धपोत समंदर की तलहटी में समा गए हैं। ईरान ने उनको टपका डाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको बहुत सारी डिटेल के साथ समझना पड़ेगा, और आज के वीडियो में हम उन्हीं डिटेल पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब अपनी ज़मीन से अमेरिका को ईरान पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने आसमान के ऊपर से उड़ के ईरान के ऊपर विमान ले जाने की इजाज़त नहीं देगा। यहाँ तक कि यूएई ने भी अपने ज़मीनी ठिकानों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। ये रिकॉर्ड पे है, अब अमेरिका सऊदी अरब के अपने सैनिक अड्डे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही स्थिति कुवैत की है, कतर की है, और ओमान की तो है ही। यानी जितने भी देश, बहरीन भी है उसमें, जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं, उन सब ने अमेरिका को कह दिया है कि आप ये जो ऑपरेशन फ्रीडम जो भी कर रहे हो उसके लिए हमारी ज़मीन, हमारे बेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? आप कह सकते हैं ईरान का खौफ है, लेकिन ईरान के खौफ से भी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है, और वो चीज़ है अमेरिका खुद। ये देश अमेरिका को अब किसी भी हालत में नहीं चाहते कि वो वहाँ पर अपने ऑपरेशंस चलाएं। क्यों नहीं चाहते? ये हमको पुराने वॉर से जो मोटे मोटे कारण पता है वो तो पता ही है, क्योंकि अमेरिका ने इनको कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। इसी आधार पे उन्होंने अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने दिए, और उसके बाद भी अमेरिका ने इन देशों की रक्षा नहीं की। ईरान इनको पीटता रहा, अमेरिका इजराइल को बचाने में लगा रहा और तमाशे देखता रहा। खैर, लेकिन ये एक कारण का छोटा सा लक्षण था। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ को समझने के लिए आज हम दिन के घटनाक्रम की बात करते हैं, उसके बाद हमको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। आपने कल सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि 1 पेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है ईरान को। उसमें क्या है इसके बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूं, और कहा है कि भाई इसके आधार पर हम 1 महीने शांति से आपस में बात करेंगे, और इसी दौरान युद्ध विराम चल ही रहा है। सीज फायर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जाता है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जाने के बाद पूरी दुनिया में
एक पहले तो खबर आई सूत्रों के मुताबिक से, एससीओ से आई, उसके बाद में आपका राइटर्स ने उसको कंफर्म किया, बाद में ईरान ने कहा कि उसको मिला, तो खबर कंफर्म हो गई। अब मैंने आपको एक चिट्ठी भेजी है कि भाई साहब ऐसा है, हमारा सदियों का झगड़ा है, लेकिन हैं हम दोनों भाई भाई वगैरह वगैरह, आओ हम दोस्ती की बात करें। और उस चिट्ठी को मैं शाम को दे के आऊँ और सुबह मैं आपके दरवाजे पे गोबर मार के आ जाऊँ या पत्थर फेंक दूँ आपके घर में और 4 गाली सुनाऊँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो कल वो चिट्ठी आपने भेजी नहीं थी किसी मतलब से, या फिर दूसरे दिन आप पागल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का ये इतिहास है कि एक दिन चिट्ठी भेजते हैं, दूसरे दिन पागल हो जाते हैं। तो ये चिट्ठी भेजना, पागल हो जाना, एक दिन प्यार दूसरे दिन गाली, ये रवैया क्या दिखाता है? इस रवैये से जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि पूरी दुनिया पढ़ रही है, कोई कह नहीं पा रहा है, वो चीज़ ये है कि अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के अपने अधीन ही कुछ ऐसे खेमे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनते हैं। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि पेंटागन और पीटर हेगसेट किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप के शांति के एजेंडे को लागू होने देना नहीं चाहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां डिप्लोमेटिक इवेंट के लिए निकलते हैं, डिप्लोमेटिक मिशन के लिए निकलते हैं, तो उसके ठीक दूसरे दिन या तो इजराइल या अमेरिका की सेना पूरा रायता फैला देती है। और यही आज के घटनाक्रम में हुआ। ईरान के खाली जहाज अपने देश के बंदरगाह पे जा रहे हैं। भाई मेरा जहाज, मेरी नाव मेरे देश पे क्यों नहीं आएगी? 3 जहाज़ों पे इन्होंने हमला कर दिया। ईरान ने कोई बात नहीं, विरोध दर्ज कराया कि ये डकैती है, ये तो समुद्री डकैती है, सारी बातें जो हैं वो कह दी, एक्ट ऑफ वार है, सीज फायर का उल्लंघन है। उसके बाद क्या होता है कि इनके जो डिस्ट्रॉयर हैं, डिस्ट्रॉयर क्या है मैं आपको बता दूं, इनके कुछ पानी के जहाज हैं, बड़े चपल हैं, तेज़ी से चलते हैं, फास्ट चलते हैं, लड़ाई वड़ाई करने में तेज़ हैं। वो हारमुज के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हारमुज से घुस के वहाँ पर अपना फारस की खाड़ी में ले जाना चाहते हैं। मतलब आप जब हारमुज का नक्शा देखते हैं तो ऊपर ऐसे जो बना हुआ है जलडमरूमद, उसके निकल के इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों घुस रहे हो भाई तुम? कल रात को तुमने चिट्ठी भेजी है कि हम बैठ के बात करेंगे, कल रात को तुमने चिट्ठी भेजी है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, और अगले ही दिन सुबह तुम एक तो उसके जहाज़ों पे हमला करते हो, दूसरा उस जगह घुस रहे हो जहां खुद ईरान ने किसी के निकलने या घुसने पे रोक लगा रखी है, और अभी आपकी बातचीत चल रही है। तो ईरान की ये पूरी की पूरी जो नाकाबंदी कहें या कुछ भी कहें, उस इलाके को क्यों भेज रहे हो? अगर आपका युद्ध नहीं है, मेरा आपके साथ झगड़ा नहीं है, मेरी आपसे आज बातचीत चल रही है, तो मैं आपका दरवाजा तोड़ के आपके घर में क्यों घुसूंगा? मतलब एक चीज एकदम साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कर रहे हैं शाम को, दूसरे दिन पेंटागन और सेंट्रल कमांड के लोग, सेंटकॉम के लोग कुछ और कर रहे हैं और गुस्सा भड़का रहे हैं, ईरान को उकसा रहे हैं कि ईरान अगर एक बार हमला कर दे काम बन जाए। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि यूएई पे जब मिसाइल डाली गई, यूएई के एक पोर्ट पे हमला किया गया, वो पोर्ट जहां से यूएई का तेल भरा जाता है, और नाम लिया गया कि ईरान ने किया। ईरान ने कहा हमने तो किया नहीं। इसका मतलब यूएई को भड़काया जा रहा था कि यूएई गुस्से में आ जाए और अमेरिका की सेना को अपने यहां से ऑपरेशन चलाने की परमिशन दे दे। निश्चित सी बात है कि अब यूएई ने कुछ किया तो फिर ईरान ने उसको भी छोड़ा नहीं। पर इन पूरी सिचुएशन के बीच में अगर आप बात करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि कुछ देश हैं जो अब इन हरकतों के कारण अमेरिका के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। यूएई ने रियाद के में बाकायदा प्रिंस सुल्तान एयरबेस और सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए करने से मना कर दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है ये समझ लीजिए, आपको पता है हारमुज से निकालना है, और हारमुज से निकालने के लिए आप आसान काम नहीं है। मैंने बताया था कि बहुत सारे विमान ऊपर से उड़ेंगे, क्योंकि अभी जब यहाँ से निकालेंगे ईरान की बहुत सारी नाकेबंदी है, बहुत सारी उनकी गन लगी हुई हैं, बहुत सारे उनके मिसाइल लॉन्चर लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, सब कुछ है उस इलाके में, वो घात लगा के बैठे हैं। जैसे ये विमान लेके निकलेंगे इनके जहाज़ को हमला कर सकते हैं।
तो हमला कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे जब आप निकल रहे होंगे तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी कहाँ से हमला हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। नज़र रखने के लिए आपको सैटेलाइट भी चाहिए होंगे, नज़र रखने के लिए आपको ऊपर से हवाई जहाज भी चाहिए होंगे, हेलीकॉप्टर भी चाहिए होंगे, तभी तो एस्कॉर्ट करके आप जहाज़ निकालेंगे। और जब आप ये सब कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको ज़मीन पे बहुत सारे एंटीना, राडार, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे राडार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकें। और ये काम इन गल्फ देशों के एयरबेस के बगैर संभव नहीं है। उसके बगैर आप उसकी जो बहुत सारी नौकाएं हैं झपटती हैं, एकदम छत्ता बना के और उड़ा देती हैं ईरान के बहुत सारे बारूदी सुरंगें, दूसरी चीज़ें, उनको रोकना नामुमकिन है। और इन लोगों ने कह दिया भैया नहीं देंगे हम ऑपरेशन फ्रीडम में तेरा साथ। यानी अमेरिका का ऑपरेशन उसके ही साथियों ने पंक्चर कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे किसी को भरोसा नहीं है। पिछली बार ईरान पे हमला किया तो इनमें से किसी भी देश को विश्वास में नहीं लिया, इनको जानकारी तक नहीं दी, अचानक हमला कर दिया। अब सऊदी अरब ने ये घोषणा करी दी है। अब इस घोषणा से बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप दिल धुक धुक करने लगा। उधर सेंटकॉम लगा हुआ झगड़ा हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो लॉबी है, जियोनिस्ट लॉबी नेतन्याहू की, ये अमेरिका के सिस्टम में कितनी पैठ रखती है कि राष्ट्रपति जो कमांडर इन चीफ है वहां की सेनाओं का, वो कुछ और कहता है, कुछ और करता है, पीछे से कुछ और कर देती है। कुवैत ने भी बाकायदा कह दिया कि यूएस के बेस और एयर स्पेस को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। यूएई ने बाकायदा ये कहा कि ऑफेंसिव एक्शन के लिए एयर स्पेस, ज़मीन या पानी आप हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं, अल दफरा बेस आदि पर रिस्ट्रिक्शन। और इस जल को इस्तेमाल ना करने का मतलब ये है कि ईरान का जो जल डमरू मध्य है उसके अंदर यूएई का जो हिस्सा खुलता है, जो पोर्ट है, वहाँ से अमेरिका के जहाज़ नहीं निकल सकते। जो 12 नॉटिकल माइल की एक समुद्री सीमा है यूएई की, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, जिसको मैंने एक बार गलती से दुबई बोल दिया था, उसके पोर्ट से 12 नॉटिकल माइल अमेरिका की सेना को निकलने की मनाही है। कतर, बहरीन, ओमान में गल्फ स्टेट्स को बोल दिया। ये आमतौर पे ये जो गल्फ स्टेट हैं ये अमेरिका की सेना को होस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि कोई सपोर्ट हम आपको नहीं दे पाएंगे। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक ताकत है जो ईरान की दिखाई देती है, या आप ये कह सकते हैं कि इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, रात को कुछ करते दिन में कुछ करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिनसे आपको एकदम साफ समझ में आएगा कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। सबसे ताज़ा मामला है, पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, एक और डेट आती है, इधर डेट की घोषणा होती है, उधर दूसरे दिन जाके एक लगता है कि चलो भाई शांति हो जाएगी, इधर ईरान की तरफ से भी हार्मुज को खोलने की घोषणा कर दी जाती है। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेट लगा देता है। वो कौन सी ताकत है जो नहीं चाहती कि शांति हो और तनाव रहे? वो कौन है जो तनाव करना चाहता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कल वहाँ पर अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज के शांति कराने की बात कर रहा था। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे ही ऐलान हुआ सीज फायर का, पाकिस्तान ने कहा है हमले रोक दो, याद कीजिए। उसके बाद में जेडी वांस चाहते हैं अमेरिका से बात करने के लिए, ईरान कहता तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है। ये सब चल रहा था। इस बीच में जब ये सीज फायर तय हुआ तो सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, पाकिस्तान कह रहा है शामिल था, जिसने ये समझौता कराया, सारे देश कह रहे हैं शामिल था, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया कि शामिल था। उसके बाद दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप पलट गए। कौन सा प्रेशर था, कौन सी ताकत थी, वो कौन सी बगावत थी? या तो जो वहाँ की पावरफुल लॉबी है, एग्रेसिव लॉबी है, वो डोनाल्ड ट्रंप की सुनती नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप के सर पे वो सवार है। दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। हिंद महासागर में अमेरिका का सैनिक अड्डा है। याद कीजिए एक ज़माने में उस सैनिक अड्डे का भारत में बहुत विरोध हुआ था, उसके बावजूद बना। दियागो गार्सिया, ईरान से युद्ध हो रहा है और दियागो गार्सिया के उस द्वीप पे 2 ईरान की मिसाइल टकराती हैं। यह आरोप लगता है कि ईरान ने वहाँ पर हमला कर दिया है अमेरिका के उस पर, और ये सवाल उठता है
कि इतनी दूर हमला कर दिया, मतलब ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल हैं, अब तो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बाद में पता चलता है ईरान ने तो किया ही नहीं था। फिर किसने किया कोई नहीं जानता। कतर के एयरबेस पे ईरान की तरफ से हमला होता है, ईरान कहता है मैंने तो नहीं किया। अभी यूएई पे मिसाइल चली हैं 3 दिन पहले, कहा जा रहा है कि यूएई पे मिसाइल ईरान ने चलाई। ईरान कह रहा है हमारा क्या लेना देना। और जब ऐसे में, जबकि कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, सारे खाड़ी देशों ने तय कर लिया कि अमेरिका के चक्कर में पड़ के हम लोग आपस में अपनी एकता खराब नहीं करेंगे, तब वो मिसाइल क्यों छोड़ेगा। और यूएई ने तो फुजैरा में, जहां पे मिसाइल गिराने की बात हो रही है, उस फुजैरा के बीच पे ये ऑपरेशन फ्रीडम के लिए अमेरिका को इजाजत ही नहीं दी है कि तुम यहां से 12 मील तक, जहां तक मेरी समुद्री सीमा है, अमेरिका का जहाज नहीं घुसेगा। इन सारे देशों ने, इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता यह लग रहा है कि कोई एक आदमी है, कोई एक ताकत है जिसको शांति होने देना नहीं चाहती। अगर हम इन सारी चीजों को देखेंगे तो एक चीज साफ साफ दिखाई देती है कि अमेरिका बार बार पलट रहा है चवन्ने की तरह। कभी वो हेड होता है, कभी वो टेल होता है, कभी वो टेल होता है, कभी वो हेड होता है, टेल होता है, कभी हेड होता है। इस सिचुएशन के बीच में एक चीज साफ दिख रही है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की 100% नहीं चल रही है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप शाम को बात करके जा रहा है, कल अपन बैठ जाएंगे भाई लोग, बैठ के तय कर लें, कल अपा देख लेंगे पंजाबी स्टाइल में, और बात करके चलो ठीक है कोई नहीं, तुसी मेरे प्राओ हो जाएगा, सारा ठीक कर लेंगे मिलजुल के। दूसरे दिन को वही डोनाल्ड ट्रंप कहने लगता है मैं तुम्हारे परखच्चे उड़ा दूंगा, तुम्हारी दुनिया मिटा दूंगा। फिर वो एक दिन बचाना, फिर मिसाइल फेंक देता है, फिर अगले दिन कहता है नहीं शांति होगी, अब बहुत अच्छा प्रस्ताव आ गया है। चलो भाई, पहले प्रस्ताव उनका आता था, अच्छा लगता था, नहीं लगता था, अब तो तूने प्रस्ताव भेजा भाई, कल शाम को भेजा प्रस्ताव, उसके दूसरे दिन तुमने हमला क्यों कर दिया? उसके इलाके में जहाज क्यों घुसा दिए? उसके अपने जहाज उसके पोर्ट पे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इसका मतलब ये जो देश हैं, चाहे यूएई हो, कतर हो, ईरान तो पहले ही समझ गया था, अच्छी तरह समझ गए हैं कि अमेरिका के अंदर किसी एक आदमी की नहीं चल रही है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ करता है, दूसरे दिन कुछ और हो जाता है। सेंट्रल कमांड किसी और से कमांड ले रही है क्या? क्या पीटर हेगसेट इस सिस्टम को एकदम अलग तरीके से चला रहे हैं? क्या वो अमेरिका को अपनी मर्जी से चला रहे हैं? क्या पेंटागन के अंदर जो हॉकिश एक लॉबी है, अति उग्र लॉबी, वो ट्रंप की भी नहीं सुन रही है? अगर ट्रंप की नहीं सुन रही है तो किसकी सुन रही है? और क्या ट्रंप जो है वो रोज पासा पलट रहे हैं? और क्या इसके पीछे ये तो वजह नहीं, जैसा मैंने कल बताया था, बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं, अब तो जांच भी चल रही है दो दो। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन घोषणा करता है कि कल से सीज फायर की बात सुनते ही तेल के दाम कम हो जाते हैं। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप उसी हरमुज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तेल के दाम बढ़ जाते हैं। इस बीच में बहुत सारे लोग जब दाम गिरने वाले होते हैं, बढ़ने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले जो घोषणा आ रही है, उस घोषणा से भी पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, हजारों करोड़ बना रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे शक होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी लॉबी हो जो डोनाल्ड ट्रंप को भी कंट्रोल कर रही हो, कोई डीप स्टेट हो, कोई डार्क स्टेट हो, जो अपने लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप से ये सब करवा रही है और पैसे बना रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन में अमेरिका देहले भर के भरोसे के काबिल नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान किसी भी दिन इसका लाभ लेकर अमेरिका को सबक सिखा देगा। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। मेरा और आपके बीच में कोई विवाद है, जमीन या किसी चीज को लेकर, मैं आपको शाम को कहता हूं भाई साहब एका है, चलो आपस का झगड़ा है, बातचीत से निपटाएंगे, हमको क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने से। दूसरे दिन सुबह मैं आपके यहां पे जाऊं और 4-5 गालियां दूं, आपका दरवाजा तोड़ने की धमकी दूं, एक आध पत्थर उत्थर भी मार दूं, फिर शाम को मैं कहूं फिर ठीक है कोई नहीं भाई, आप बैठ के तय कर लेंगे। किसी दिन ये भी तो हो सकता है जो 10 बार ऐसा हो जाएगा कि भाई आपको ये लगे कि यार ये तो हद हो गई। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाने जाऊं,
वो बगैर इस बात को सोचे कि इससे मेरी बातचीत भी हो सकती है, सीधे आपकी खोपड़ी पे इतना बड़ा बम पटक दे, बवाल आ गया सारा, इस सारे बवाल को ख़त्म करो, तब क्या होगा? अगर इसी बार बार की घुसपैठ के बीच में अमेरिका के 2-4, क्योंकि इसके जितने विमान वाहक पोत वगैरह सब पे ईरान की बढ़िया नज़र है। ईरान के पास कौन से तारपीडो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 से 4 गुनी ज़्यादा रफ्तार से चलने वाले तारपीडो हैं ईरान के पास में। क्या करेगा वो? उड़ा देगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि इनको उड़ाने से भी फिक्र नहीं है, तो चाहते ही हैं कि ईरान उठा के इनको उड़ा दे, युद्ध शुरू हो जाए, इजराइल की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। और पूरी ट्रिकी सिचुएशन एक चीज़ एकदम साफ है, अमेरिका इस काबिल है ही नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके। इतिहास गवाह है, पुराने इतिहास में चले जाओ, चाहे आप इराक युद्ध में चले जाओ, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको यही चीज़ मिलेगी। 2003 में इराक में भी यही किया इन्होंने, झूठे बहाने बना के सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई और बाद में उसको मार दिया। 2003 में जो किया वो किया। 2011 में फिर लीबिया में घुसे, ये कहा कि हम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, लेकिन धोखा दिया और मुआम्मर गद्दाफी की सरकार गिरा दी। रशिया और चाइना ने बाद में बाकायदा बताया कि ये यूएन ने जो मैंडेट दिया था उसका मतलब ही बदल दिया है। 21 में अफ़गानिस्तान से विड्रॉल, अफ़गान गवर्नमेंट जो है उसको पूरा गिरा दिया, वहाँ पे बिठा के दोबारा से सारे के सारे तालिबान को घुसा दिया। सारा का सारा सामने कुल मिला के एक पूरा इतिहास है। चाहे सीरिया का मामला समझ लो, रेड लाइन की बात की, वेपन वाला सीरिया वाला केमिकल वेपन की बात हुई, सब कुछ हुआ। बाद में अमेरिका की खुद की क्रेडिबिलिटी सवाल उठे, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो, तो बहुत बड़ा गुंडा होता है ना, हाँ तो मैंने किया तो उस मूड में रहता है, अमेरिका उसी में। बहरहाल इतना पक्का है, इतिहास जो भी हो, वर्तमान जो भी हो, लेकिन भविष्य एक पक्का है। अमेरिका पे अब कोई देले का भरोसा नहीं करेगा। इस युद्ध में भी 10 से 12 बार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे अमेरिका कर चुका है। और ऐसे आदमी के साथ क्या कोई समझौता होगा? उस आदमी के साथ कौन समझौता करेगा जिससे उसके पार्टनर भी अब भरोसा करने को जिस पर तैयार नहीं है? उनको मरवा दिया, युद्ध शुरू कर दिया बगैर उनसे पूछे। पिटे कौन? वो पिटे। तो ऐसी हालत में ये जो पूरा सीन लग रहा है, इसमें 3-4 संभावनाएं लग रही हैं। एक चीज़ तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कंट्रोल नहीं है। दूसरी, और उसके अंडर में रहने वाले लोग अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर वो कर रहा है तो ऊपर वाला भी बार बार तो डोनाल्ड ट्रंप को पलटेगा नहीं, लेकिन पलट भी सकता है, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड आए हैं घोटालेबाजी के कि मार्केट गिराओ चढ़ाओ और पैसा बनाओ, हो सकता है ऐसा करने के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहा हो। तीसरा यह है कि ईरान के लिए सुनहरा मौका है, किसी भी दिन चटका देगा। पता चला 3-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में खबर आई कि अमेरिका के कुछ जहाज डूब गए हैं, दोबारा युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से युद्ध शुरू करने वाली हरकतें बार बार अमेरिका कर रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है। इसलिए अगले 2-4 दिन में ऊंट किस करवट बैठेगा ये ऊंट भी नहीं जानता है। नमस्कार, जय हिंद।